Assalamu alaikum and welcome to an other session of Pakistan Stammering Foundation. हम इस मंथ में इंटरनेशनल स्टैमरिंग डे जो है वो मना रहे हैं और इस सिलसिले में आज का हमने सेशन रखा है। आज का जो हमारा सेशन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन फॉर स्टैमरिंग, कि अगर किसी बच्चे को या कोई यंग अडल्ट है उसको स्टैमरिंग स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट होते साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या उसकी ट्रीटमेंट के लिए करना चाहिए। तो उसकी जो अहमियत है उस पर हम आज बात करना चाहेंगे। और आज हमारे साथ जो हैं बहुत अहम शख्सियत हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, मिस अंबर गज़ल। ये पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन के साथ जो है स्पीच थेरेपिस्ट हैं और हमारे इदारे का जो है एक बहुत अहम हिस्सा और आसतून है। वेलकम मिस अंबर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जिस तरह आज का हमारा जो सेशन है उसको हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मकसद जो है इसमें अवेयरनेस डे है और उसको हम जो है सिलसिले में इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो, तो उसमें जिस तरह हम जानते हैं कि है, जिस तरह हम जी सॉरी वो जरा हो गया था नेट डाउन। अच्छा, जी। तो मैं वही मैं बात में वही मैं रहा था कर कि जो मैंने चंद ही देखे कैमरस जिन्होंने अर्ली जो है एज उसमें जो है उनके वालदैन या जो टीचर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और उन्होंने स्टैमरिंग के ऊपर काम किया और उसको ठीक किया। तो आज का सेशन हमारा इसी सिलसिले में है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ताकि सेशन जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ का जो है आइडिया हो कि ये स्टैमरिंग क्या है, ताकि हम चीज़ों को आगे लेके चलें स्मूथली। थोड़ा ज़रा बताइएगा स्टैमरिंग क्या है? अहमद, स्टैमरिंग बेसिकली एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। स्पीच डिसऑर्डर होते हैं, उसमें एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच जो है वो इसमें डिस्टर्ब होती है। जैसे नॉर्मली एक नॉर्मल इंडिविजुअल फ्लुएंट स्पीच के साथ बोलता है, जो स्टैमरर होगा उसको देयर कैन बी ब्लॉक्स और पॉजेज, प्रोलॉन्गेशंस। वो लंबा करेगा साउंड को, रुक जाएगा, दरमियान में पॉज ले लेगा, या फिर छोटी-छोटी सी आवाज़ें दरमियान में ऐड करेगा। तो वो एक स्टैमरर की ये क्वालिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली फ्लो ऑफ स्पीच जो है वो डिस्टर्ब होगा जब भी स्टैमरिंग का इशू किसी भी पर्सन को होगा। तो दिस इज़ अ फ्लुएंसी डिसऑर्डर। जी,
अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट एक चीज़ आती है अहम कि इसकी टाइप्स क्या हैं, या ज़हन में आता है कि अच्छा इसके जो हैं वो कॉजेज़ क्या हैं, किन वजूहात से होता है, और फिर जब ये है तो इसकी कह लें इसकी टाइप्स, इसकी इकसाम क्या हैं? एग्ज़ाम में जब हम देखते हैं तो इट कैन बी डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट पीरियड होता है जब अभी बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी 5 इयर्स तक, ऑलमोस्ट 5 टू 6 इयर्स तक डेवलपमेंटल पीरियड होता है। अगर उस दौरान उसको इश्यू स्टार्ट हो जाए, जैसे 2.5 से 3 साल में वो सेंटेंस मेकिंग शुरू करता है, उस दौरान उसको इश्यू हो रहा है, वो पूरे सेंटेंस नहीं बना रहा, उसके एरियाज़ सही काम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन के एरियाज़, एक प्रॉपर नेटवर्किंग होती है जिसके थ्रू फ्लो ऑफ स्पीच मेंटेन होता है। जब उस नेटवर्किंग में जैसे न्यूरल सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद ये होगा कि फ्लो ऑफ स्पीच डिस्टर्ब होगा। तो उसको जो स्टैमरिंग होगी उसको हम कहेंगे कि डेवलपमेंटल स्टैमरिंग है, क्योंकि वो डेवलपमेंट के पीरियड में हुई है। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है कि इट कैन बी न्यूरोजेनिक, कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, हेड इंजरी हो गई है, स्ट्रोक हो गया है, उसके बाद जब स्टैमरिंग शुरू होगी। पहले तक सारी कुछ नॉर्मल था, स्पीच नॉर्मल थी, लेकिन सडनली कोई एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन इंजरी हुई है, कोई भी ऐसा हादसा हुआ है जो ब्रेन रिलेटेड है, उसके बाद फ्लो ऑफ स्पीच जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो वो स्टैमरिंग जो होगी उसको हम न्यूरोजेनिक कहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसको साइकोजेनिक भी एक टाइप होती है इसकी। उसमें ये होता है कि किसी स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से कोई इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू है, उसके बाद अगर स्टैमरिंग होना शुरू हुई है तो उसको हम लेबल करेंगे एज साइकोजेनिक स्टैमरिंग। जी, ओके। बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ा वाक़िया हो गया कि क्या-क्या इसकी हैं टाइप्स, और वो इस बात को भी शो करती हैं कि ये क्यों होती है, क्या-क्या इसकी हो जो है वो सकती है, हाँ जी। रीज़न्स हो सकती हैं। फिर बिल्कुल जब ठीक। जब भी कोई क्लाइंट आएगा तो थेरेपिस्ट फिर उसको डायग्नोज करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ऑन द सिम्पटम्स, कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, टाइप ऑफ स्टैमरिंग उस पर्सन को क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट किया जाएगा। जी, जी। वो बिल्कुल ऐसे मुझे उनकी आइडिया है मुझे भी कि जो जी जी। लोग अ, डेवलपमेंटल हैं, उनकी थेरेपी है वो चेंज है, जिनका जो इनको कोई अगर कोई हुई है इंजरी, उनकी ट्रीटमेंट जो है वो फ़र्क है, और जिनको कोई मेंटल इश्यू है, उससे स्टैमरिंग है, तो उसकी जो है ट्रीटमेंट वो जो है वो फ़र्क है। बिल्कुल जी सही है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस बारे में हम जनरल देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया, इसमें मेनली इस बारे में मिसकंसेप्शंस क्या हैं रिगार्डिंग स्टैमरिंग? मिसकंसेप्शन तो बहुत एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बड़ी तो ये है कि ये पहले तो ये थी खैर कि ट्रीटेबल ही नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं थी तब तक तो ये था कि जो स्पीच डिसऑर्डर्स हैं वो ट्रीटेबल ही नहीं है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी बेहतर हो गए हैं हालात, तो उसमें ये है कि चलो ट्रीटमेंट की तरफ तो आ रहे हैं, बट जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो ये कि 100% ही ठीक हो जाना चाहिए है, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है, या थेरेपी सही नहीं हो रही है, या कुछ इस तरह से। उसके अलावा ये कि सबसे पहले रेफर किया जाता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, पीड्स के पास जाते हैं, दे टेंड टू सजेस्ट सम मल्टीविटामिन्स, और कहते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि दवाइयाँ देंगे और दवाइयाँ देने से ठीक हो जाएगा, जबकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, देयर इज़ ओनली थेरेपी। थेरेपी प्रोवाइड की जाती है और उसके थ्रू ही इसको मैनेज किया जा सकता है, स्टैम्पिंग को उसी के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ जगहों पे ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो डाइट है, जो मदर डाइट होती है, वो अफेक्ट करती है बच्चे की स्टैम्पिंग पे। तो ये थोड़े से मिथ्स भी हैं उसके रिगार्डिंग। छोटे बच्चे को अगर आपने शीशा दिखा दिया है, उसका जो है एक्सपोजर मिरर से करा दिया है, तो इसका मतलब है कि उसको स्टैम्पिंग शुरू हो गई है। तो डिफरेंट एरियाज में जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शंस डिफरेंट होती जाती हैं। तो पाकिस्तान में एक तो ये है कि मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाएगा, और फिर एक ये कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये भी देखा जाता है कि अच्छा ये अवॉइड कर रहा है, मुझे पढ़ना ना पड़े, मुझे किसी से बात ना करनी पड़े, तो ये एक्टिंग कर रहा है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी जिनके रिगार्डिंग अवेयरनेस ज़रूरी है। जो अभी होगा तो फिर चीज़ें क्लियर होंगी कि नहीं, ऐसी चीज़ें रिलेट नहीं करती हैं स्टैमिंग के साथ। अ, जी, सॉरी वो मसला आ रहा है इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। नेट का। जी हाँ, जी वो आप बता रही थी विटामिन की बात के जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो जो है वो विटामिन रेफर करते हैं। कर देते हैं, बिल्कुल। तो दे टेंड टू से कि विटामिन्स लें, उनको खुद डायग्नोसिस नहीं पता होता। यूजुअली पीड्स का ये होता है, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग फॉर स्पीच थेरेपी दे टेंड टू सजेस्ट सम मल्टीविटामिन्स, इनकी डेफिशिएंसी है। और यूजुअली मिसकंसेप्शन ये, इसको किसी चीज़ की कमी है, इस वजह से ये सही नहीं बोल पा रहा। तो वो होते असल में ये कि पेरेंट्स चेक नहीं करते हैं उसको कि उन्होंने सजेस्ट क्या किया, वो उनको दवाइयाँ समझ के खिलाते रहते हैं, जबकि उसका सिवाय एनर्जी के और कोई फ़ायदा नहीं है। मल्टीविटामिन बस वो लेते रहते हैं तो उससे ठीक नहीं होते। फिर ये भी रिपोर्ट आती है कि मैं 2 साल से दवाइयाँ खिला रही हूँ उसको और उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ। तो वो ठीक हो भी नहीं सकता, ज़ाहिर-सी बात है, उसकी थेरेपी नहीं की गई है, तो इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल मैंने भी ये चीज़ देखी है कि स्टैमरर्स कई अडल्ट जो हैं मैंने उनको देखा है और वालिदैन भी कई, वो कहते हैं कि अच्छी दें खुराक, बादाम, सौगियाँ, मक्खन और उसके अलावा जो है मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन ने मुझे खिलाए बड़े सौगियाँ और बादाम, सेहत अच्छी हुई। तो सेहत अच्छी होती है लेकिन तो स्टैमरिंग स्टैमरिंग पे वहीं पे खास थी। फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, जी, जी। स्टैमरिंग पे फ़र्क अभी भी मैंने पड़ता भी कई नहीं है। जी। स्टैमरर्स को देखा है कि वो स्पीच थेरेपी पे और अपने ऊपर काम करने की बजाय उनकी ज़ोर उनका है कि जी कोई दवाई खा लें, कोई विटामिन खा लें, कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे वो स्टैमरिंग ठीक हो, लेकिन ऐसा ठीक जो है, है वो होता नहीं है। बाज़-औक़ात वो कहते हैं होता कि नहीं। स्टैमरिंग हमारी ठीक जो है वो अ, हो गई है। क्योंकि एक कम्फर्ट ज़ोन में होते हैं, नहीं होती स्टैमरिंग। लेकिन जब वो कम्फर्ट ज़ोन से जैसे ही तो बाहर निकलते हैं और स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है, कहते हैं यार मैं अच्छा बल था, ये बिल्कुल, क्या हो गया? बिल्कुल। वहाँ गया मेरे से बोला नहीं गया। हालाँकि स्टैमरिंग वहीं पे ही है, वो कहीं नहीं गई। वहीं की बिल्कुल, वो ऐसे नहीं होती है, वो टाइमली होता है कि थोड़े से कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एट दैट टाइम। अ लेकिन ये मिसकंसेप्शंस होती हैं। अच्छा, जी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल है कि जब स्टार्ट में जो इनिशियल लेवल है, उसपे क्या फैक्टर्स हैं, जो स्टैमरिंग को जो है वो कॉज़ करते हैं? टाइप्स तो हमने देखी टाइप्स हैं, ये हो गया। लेकिन वो क्या उसमें फैक्टर्स हैं जी, जी। जी, जैसे जी, जब बच्चा छोटा है तो क्या फैक्टर्स हैं कि जो जिनसे जो है हम कहते हैं कि यार ये स्टैमरिंग ये जो है ये स्टैमरिंग के कॉज़ेज़ हैं? जी। जी। उसमें ढेर सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे जब वो 3 साढ़े 3 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहा होता है प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग और उससे नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले जो उसके प्राइमरी केयरगिवर्स हैं, उसकी फैमिली है, वो उसको नोट करती है। अब उसको एक वो पिन पॉइंट करने की बजाय मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि उसको इतना हाईलाइट किया जाता है कि तुम कोई एक्सेप्शनल केस हो, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम अटक-अटक के बोल रहे हो, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम स्पेस, थोड़ा-सा टाइम कि चलो अपनी बात कंप्लीट कर लो, उसको टोकना शुरू कर देते हैं। उसको टोकते हैं या फिर उसके मुँह में अल्फाज़ देना शुरू कर देते हैं कि चलो तुम्हारी बात मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये यूजुअली एडल्ट्स के साथ भी होता है कि टाइम देने की बजाय बात कंप्लीट करना शुरू कर देता है, जो भी कोई लिसनर है उनका। उससे ये होता है कि उसमें बच्चा फ़ील करता है कि अच्छा मैं कोई अलग ही चीज़ हूँ या मुझे कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा मसला है, तो वो उसकी स्टैमरिंग इंक्रीज़ होने का बायस बनता है। उसमें उसको बढ़ती है कि वो हमेशा कॉन्शियस रहता है बोलते हुए कि मैं ये ना कर सकूँ। पेरेंट्स के एंड पे ये आता है, वो देखते हैं, बुलिंग स्टार्ट हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है, क्लास फेलोज़ हैं, वो नोट कर रहे हैं, तो बजाय एक माइंडसेट बनाने के, उसके साथ उस तरीके से डील करने के जिस तरह से उसकी डिमांड है, उसकी बजाय उसको लेबल करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो उसकी स्टैमिंग एनहांस करते हैं। फिर ये कि लेट जाना, अच्छा खुद ही इसको टाइम दो,
होता है थोड़ा सा टाइम जिससे हम वेट करते हैं कि अच्छा खुद ही ठीक हो जाएगा, डेवलपमेंटल पीरियड तक वो ठीक हो जाएगा। जब वो नहीं हो रहा, देयर कैन बी 6 और 12 मंथ्स मैक्सिमम जिसमें देखें कि अगर वो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो जब लेट जाएंगे आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास, तो वो भी उसकी तब तक स्टैमरिंग इन्हांस हो चुकी होगी। तो उसी चीज़ के से रिलेट करता है कि अर्ली जाएं, अर्ली इंटरवेंशन करें ताकि बच्चे पे जल्दी इफेक्ट हो और वो जल्दी रिकवर हो सके। तो ये दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, फैमिली फैक्टर्स भी और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, जो इन्हांस करते हैं स्टैमरिंग को जैसे ही वो ट्रिगर हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो आप जैसे आपने बात की, तो जो अर्ली इंटरवेंशन है, ट्रीटमेंट है, उसकी फिर अहमियत कितनी है? कि आप इसके अगर आप अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करें कि जिन जिन स्टैमरर्स ने छोटे थे, उन्होंने अर्ली जब भी स्टैमरिंग शुरू हुई, अडल्ट होते हुए या एज अ चिल्ड्रन, चाइल्ड स्टार्ट हुई, तो उन्होंने जब अर्ली इंटरवेंशन की तरफ आए, ट्रीटमेंट की तरफ आए, तो उनका उसका क्या फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब देखें, अर्ली इंटरवेंशन तो हर ट्रीटमेंट में ज़रूरी है। स्टैमरिंग में अगर हम स्पेशली बात करें तो उसमें ये सबसे पहले, जैसे मैंने बात की, बुलिंग का कॉन्सेप्ट, एक मजाक उड़ाने का कि अच्छा इसको है, लेबलिंग जो हम करते हैं कि अच्छा बच्चा नहीं सही बोल रहा, उसके साथ साथ उसकी लाइफ के हर एरिया पे असर हो सकता है। उसकी एकेडमिक लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। अगर तो अर्ली इंटरवेंशन कर ली जाती है फिर तो ठीक है। 25% ऑलमोस्ट ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटरवेंशन नहीं हुई होती बचपन में, और वो फिर लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चलते हैं स्टैमरिंग को। तो अगर जल्दी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो ना सिर्फ ये कि उनकी उस वक्त की एकेडमिक एक्टिविटीज़ इफेक्ट होंगी, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, उनकी सेल्फ इस्टीम नहीं सही डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि अच्छा मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। कम्युनिकेशन इज़ द वे जिससे हमने दूसरों से बात करके अपना आप शो करना होता है कि हम क्या हैं, कौन हैं। जब उनकी कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं होगी तो उससे उनकी लाइफ के हर एरिया पे असर पड़ेगा। बच्चे हैं तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, उनकी गोल्स अचीव करने पे। वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसने अपना कहाँ पे जाके सेट होना है, उसकी वोकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब्स हैं, ईच एंड एवरी एरिया इज़ अफेक्टेड। तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही पता चलता है कि हाँ इसको कोई इशू आ रहा है, सीक हेल्प ऑफ ए प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आपने इवन जाना है पहले किसी फिजिशियन के पास, तो फिजिशियन मस्ट रेफर द चाइल्ड टू अ थेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड। उसके पास रेफर करें ताकि आगे जाके उसकी फर्दर लाइफ पे असर ना हो। जी अमित। जी, वो असल में हो गया था ब्रेकडाउन। तो आप बात कर रही थी कि अगर जाना हो। जी। जी जी। उस वो सारा आवाज़ नहीं आई आपको? नहीं नहीं नहीं, आवाज़ नहीं उसका। अच्छा ठीक है। मैं ये कह रही थी कि जितना जल्दी प्रोफेशनल हेल्प सीख करेंगे, जैसे ही देखें, नोट करें कि बच्चे ने कोई उसकी जो वॉइस, उसकी जो सारी बातचीत है उसमें कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। उससे ये होगा कि वो अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर सकेगा। वही बच्चा जब बड़ा होगा प्रोफेशनली अपनी उसकी जो वर्क प्लेस एक्टिविटीज़ हैं उनको देख सकेगा, जॉब सीकिंग में उसको हेल्प होगी, वो अपनी लाइफ गोल्स उस तरीके से अचीव कर सकेगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है उसकी, तो वो अपनी लाइफ में कोई भी पर्पस फुली अचीव नहीं कर सकेगा। उसको साथ में सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज हो सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा। तो स्टैमरिंग के साथ बहुत ज़्यादा फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज रिलेट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका अपने आप पर से एतमाद ही खत्म हो जाता है। तो अर्ली इंटरवेंशन हेल्प करेगी ना सिर्फ उनको उनकी एकेडमिक लाइफ में, बल्कि आने वाली हर लाइफ के साथ वो उनको हेल्प करेगी, आने वाली हर जो भी कोई चैलेंज है लाइफ का उसके साथ हेल्प करेगी।
तो एज सून एज यू नोट समथिंग, तो गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा ही है कि जैसे आपने ये भी बता दिया कि क्योंकि स्पीच थेरेपी का इशू है, और अगर टाइमली जो है वो ट्रीटमेंट ना किया जाए तो और दूसरे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मेंटल इश्यूज हैं, उसमें आपका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, फियर है, एंड सो ऑन। तो इनके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे कोई जो है वो फिजिकल आप कह लें फैक्टर्स, अगर स्टैमरिंग के ऊपर ना काम कीजिए, मेंटल इश्यूज के साथ साथ कुछ जो है वो फिजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाएं, कुछ उसमें ये है ऐसा कि भी है। जी, जी, इसमें तो सबसे पहले ये जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो तो स्टैमरर्स के साथ कुछ चीज़ें रिलेट कर रही हैं, जैसे वो शिवर करना शुरू कर देते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है उनकी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ हैं, वो ज़्यादा ब्लिंक करते हैं आइज़, आई कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है या बहुत ही कम होता है कि मैंने किसी की आँखों में देख के बात नहीं करनी है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में ये शुरू होता है कि सेल्फ एस्टीम लो हो रही है, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं वो लोग कि हाँ, मैं ये क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ? ऐसे सवाल भी उठते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं नॉर्मल लोगों की तरह बात क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको ना सिर्फ़ फिर फर्दर अफ़ेक्ट करती हैं, कोई भी काम करने से पहले उनको सोशल एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है, कि मैंने 2 लोगों के दरमियान में बैठ के बात नहीं करनी है। अवॉइडेंस स्टार्ट हो जाती है, अवॉइड करना है उन सारी सिचुएशंस को जहाँ पे उनको कहा जाए कि आप भी बात करें। ठीक है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते वो, क्योंकि इनिशिएटिव लेना स्टैमरर्स के लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फिर उनके साथ रिलेट कर जाती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्ट्रेंथन होती हैं, क्योंकि अगर लोगों के एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होते हैं तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मेरा ना जाना ही बेटर है, मैं किसी इवेंट में ना ही पार्टिसिपेट करूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि मुझे ना बोलना पड़े, ना ही मेरा हाईलाइट हो, ना मैं बुली हूँ और ना ही मुझे फिर बाद में इमोशनल डिस्टर्बेंस हो। तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। जी, आज की हैं, आवाज़ आई है और आपको स्टैमर्स को मेरी? मैंने देखा है कि जिनमें मेंटल। जी, 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 जी। जी, जी, आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल साफ आ रही है। जी, मैं वही कर रहा था बात कि जिस तरह आपने फिजिकल इश्यूज की बात की, मैंने खुद भी उनको अ, एक्सपीरियंस किया है, और जो मेंटल इश्यूज हैं वो कुछ हद तक कम ही थे मेरे अंदर, लेकिन मैंने बाज जो स्टेमर्स हैं उनके अंदर देखे हैं, और दैट डिपेंड्स ऑन कोपिंग, फिर आप दैट के डिपेंड्स ऑन वो कोपिंग कि क्या हाउ यू मैनेज। जी, 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 नहीं, नहीं, मेरा सवाल है कि वो क्या जो हाथ हैं के स्पीच के जो स्पीच थेरेपी है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता, जो आम जनरल पॉपुलेशन है, जैसे लोगों को आइडिया है कि बुखार वो दवाई। जी, मैं वो कर रहा जी, था कि जिस तरह स्टैमरिंग है या और स्पीच के इश्यूज़ हैं, तो लोग उनको स्पीच थेरेपी का नहीं पता, उनको स्पीच थेरेपिस्ट का नहीं पता। तो इसकी जो है लैक ऑफ अवेयरनेस की क्या वजूहात हैं? जी, उसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारे जीपीज़ का बहुत बड़ा रोल है। पीड्स हैं जैसे, बच्चे को कोई इश्यू हो रहा होता है, हमने पहले भी इस पे बात की, तो सबसे पहले जो पेरेंट है वो लेके जाएगा किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, कि बच्चा है, इसको इश्यू हो रहा है, मैं इसको किसी पीड के पास लेके जाऊँ। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन देम, हाउ दे गाइड देम। ठीक है, वो कैसे उनको देख बताते हैं कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है, ये काम एक थेरेपिस्ट का है, आपको इसकी स्पीच थेरेपी करानी है। तो सबसे पहले एंड पे तो वो चीज़ आ जाती है कि हाँ, वो उनको बताएं कि आपके साथ जो इशू है वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, किसी विटामिन से ठीक नहीं होगा, गो फॉर अ थेरेपिस्ट।
तो रेफरेंस जो है, जो पीड्स का रेफर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ में। दूसरा चीज़ ये कि देयर मस्ट बी अवेयरनेस कैंपेन्स लाइक सो, जिसमें टीचर्स को भी बताया जाए कि अगर वो क्लास में नोट कर रही हैं कोई बच्चा है जो इस तरह से स्टैमर कर रहा है, वो उसको रिपोर्ट करें, कि वो अनयूजुअल है तो उसको रिपोर्ट करें। तो अब लैक ऑफ अवेयरनेस थी, अभी भी है, स्टिल दैट एग्जिस्ट। तो स्मॉलर लेवल पे भी, लार्जर लेवल पे भी इसके लिए छोटे छोटे से कंपेन चलाना, जैसे अभी आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ग्लोबल काम कर रहा है, डिफरेंट इश्यूज को लेके उस पर वीडियोज बना रहे हैं। तो इसी तरह से ट्रेन थेरेपिस्ट को ऑब्वियसली कंपेन्स चलानी चाहिए, पोस्टर्स लगाने चाहिए हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। और सबसे पहले उनको ये पता चले कि देयर इज़ अ ट्रीटमेंट अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल, अभी भी जो हमारे बैक बैक एरियाज़ हैं जिनमें अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इंटरनेट की चीज़ें नहीं है, उनको ये पता है कि स्पीच का कोई इलाज नहीं है, ये कुदरत की तरफ से है। या तो वो बाबों के पास जा रहे हैं, हकीमों के पास जा रहे हैं कि इस पे वो मन्नतें मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खिला दो तो ठीक हो जाएगा और ये धागा बांध दो ठीक हो जाएगा। स्टिल दीज कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट। तो देयर इज़ अ मच नीड कि जिन पे किया जा सके। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनको आइडिया है कि स्पीच थेरेपी है, तो उनको भी अपने एंड पे ये रोल प्ले करना चाहिए कि अगर उनके पास कोई हेल्प के लिए आ रहा है तो उसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल के पास रेफर करें। जी। जी, वो बिल्कुल सही। जैसे आपने बात की कि अवाम के अंदर कह लें मिस चीज जो है वो खा लें या कर लें तो ठीक हो जाएगा। उससे वाकई मेरे जहन में आया, जो मैं जानता हूँ। तो उन कव्वे का जूठा उन्होंने कव्वे का एग्जैक्टली दैट एग्जिस्ट के जिस पानी को उसने पिया हुआ हो वो पिला दो उसको, और वो बच्चा बोला, क्योंकि कौवा ज्यादा बोलता है। तो इनफैक्ट एक बर्तन में पानी रखते हैं, कौवा पी जाएगा, फिर बाकी का जो बचा हुआ होगा वो पानी बच्चे को पिला दो। भी किया। जी जी, बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है, ये अभी भी हमारे यहाँ चीजें हो रही हैं। पर उनकी स्टैमिंग नहीं गई। बिल्कुल स्टैम्पिंग जाएगी भी नहीं अनटिल एंड अनलेस वो किसी प्रोफेशनल से जाके बात करेंगे। और तो जी जी जी, अच्छा जी। हाँ अच्छा, जी मैं अब आपसे मतलब जो इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं इंटरनेट के, मैं ज़रा क्विकली क्विकली जो है आपसे सवाल करूँगा। अच्छा, जो नेक्स्ट सवाल है वो ये कि बस स्पीच थेरेपी का कंप्लायंस रेट क्या है? मिसाल के तौर पे हमने अगर 100 स्टैमरर्स हैं, उनको स्पीच थेरेपी दी, तो कितने लोगों में जो है क्या ये जो शख्स हकलाता है उस पे इस क्या इस पे ज़रा थोड़ी जो है वो
जो है रोशनी डालें। जी, कंप्लायंस जो एक चीज़ है वो फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। स्पीच थेरेपिस्ट पे भी डिपेंड करता है और द क्लाइंट कमिंग और द सफरर जो भी स्टैमरर है, जो कोई भी स्पीच के इशू के साथ आ रहा है, दोनों पे डिपेंड करता है। थेरेपिस्ट के एंड पे ये है कि वो किस कदर एहतियात के साथ और कितने अच्छे डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट प्लान के साथ चल रहा है। उससे क्या होगा, उससे फ़र्क पड़ेगा उसकी कंप्लायंस पे। क्लाइंट कितनी दफ़ा आ रहा है, सेशन किस तरह हो रहा है, उसको प्रोसीड कैसे किया जा रहा है, गोल्स क्या सेट किए हुए हैं, गोल्स के बारे में क्लाइंट को कितना बताया जा रहा है और उसको साथ साथ कैसे अवेयर किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में वो फिर क्वैक्स आ जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हाउ दे आर वर्किंग, और उससे ये है कि वो किस तरह से प्रोफेशनल पे भी अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सही से ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर रहे या थेरेपी नहीं दे रहे, उससे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके भी काम पे असर हो रहा है। जहाँ तक क्लाइंटेज की बात है, क्लाइंट्स में ये है कि दे डिमांड अर्ली रिकवरी, दे जस्ट डिमांड अर्ली रिकवरी कि हम गए हैं 2-4 सेशंस के बाद हम ठीक हो जाएं। तो अगर हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है थेरेपिस्ट सही थेरेपी नहीं दे रहा। तो पेरेंट्स की भी डिमांड यही होती है कि बस बच्चा आया है तो तीसरे से चौथे सेशन में दे टेंड टू से ये अब 4 सेशन तो हो गए हैं तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इस पे हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट सेशन रखेंगे, इस पे काम करेंगे या कि ये इतना जल्दी होने वाली चीज़ नहीं है, रिकवर होने वाली। तो सही सही। उसमें यही चीज़ कि दोनों पे डिपेंड करता है। कंप्लायंस तभी अच्छी रहेगी जब थेरेपिस्ट भी अपना पूरा रोल प्ले करेगा और क्लाइंट भी सारी एक्टिविटीज़ पे, सारी असाइनमेंट्स पे काम करेगा। उसी के बाद ही कंप्लायंस अच्छी हो सकती है। जी, जी, 1 बिल्कुल आपने मिनट बस बिल्कुल वेट करें। जी, जी, जी। जी, 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 आपने बिल्कुल आपने सही कहा। तो ज ज ज जब एक बच्चा थेरेपी के लिए आता है, तो उसमें या वो चाहता है आना चाहता है, बच्चा है, उसको स्टैमरिंग है, तो उसमें अ, जी, जी, मेरा सवाल मेरा ये था कि जो बच्चा है उसको स्टैम्पिंग है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या ट्रीटमेंट में आए या उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है या उसके बाद क्या रोल। जी। रोल में अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बात की है कि आपकी फैमिली सबसे पहले होती है। फैमिली ने अगर नोट कर लिया है, एक चीज़ तो ये कि वो उसको फॉरेन प्रोफेशनल के पास लेकर जाएँ, उसको लेबल नहीं करें, उसको कंपेयर नहीं करें अपने दूसरे बच्चों के साथ कि फलाँ ठीक बोल रहा है, फ्लुएंट बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। या फिर तुम उनसे पीछे हो या किसी भी तरह से लो हो क्योंकि तुम फ्लुएंटली बोल नहीं रहे हो। पेरेंट्स के एंड पे ये है, एक तो उसको अर्ली इंटरवेंशन दें, ये उनकी एक ड्यूटी है और उनके बच्चे के लिए एक बच्चे का राइट है कि वो अपना सही से ट्रीटमेंट करवाएं। अगर हम टीचर्स के रोल की बात करते हैं तो दे आर नोटिंग सम किड कि वो किसी स्पीच के इशू के साथ है, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, तो ही और शी मस्ट रिपोर्ट। और उसके लिए टीचर्स का अवेयर होना ज़रूरी है कि हाँ ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। उस बच्चे के ना पढ़ने का सबब ये नहीं है कि उसको नहीं आता, उसका कोई और सबब भी हो सकता है, किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि वो आपको सबक नहीं सुना रहा या बोर्ड पे नहीं आ रहा, डाइस पे आके लिख नहीं रहा या फिर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा अपने आप को। तो देयर कैन बी सम अदर रीज़न। तो पेरेंट्स को भी रूल आउट करना चाहिए, टीचर्स को भी रूल आउट करना चाहिए कि किस वजह से वो चीज़ें उसके साथ ख़राब हो रही हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए है ताकि उसकी प्रोग्रेस बेहतर हो सके, बच्चे की प्रोग्रेस बेहतर हो सके। ठीक ठीक, सही से सही। चलें, पेरेंट्स या जो हैं टीचर्स ने वो पॉइंट आउट कर दिया और बच्चा थेरेपी में आ गया।
अब आप ज़रा थोड़ा इस पे ज़रा बताएँ कि जब पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और असल में क्या होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बहुत होती हैं। एक्सपेक्टेशंस तो उनकी इस तरह से होती हैं कि अब हम आ गए हैं, हम स्पीच थेरेपी सेशन में एंटर हो गए हैं, तो अब ये बोलते हुए निकलना चाहिए। इवन इस लेवल तक दे टेंड टू एक्सपेक्ट। टाइम नहीं देते हैं थेरेपिस्ट को, ना खुद एक्टिविटी करते हैं। दे टेंड टू से कि अगर उन्होंने हाफ सेशन दैट इज इनफ फॉर अ डे, बस थेरेपिस्ट का काम था, उसने कर दिया है, अब हमने कुछ नहीं करना। पेरेंट्स का एक अपना रोल होता है उन सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो कराने में बच्चे को, जो थेरेपिस्ट ने प्लान किया। तो ये एक टू डायमेंशनल रोल है। थेरेपिस्ट के साथ साथ पेरेंट्स को भी काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम किए बगैर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सिर्फ थेरेपिस्ट के साथ ही हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट गुजार के तो बच्चा ठीक होकर निकल आएगा ही, और फिर थोड़े से सेशंस के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उसमें ये कि थेरेपिस्ट उनको बताता है, या और बताना भी चाहिए है, कि ये 100% क्योरेबल चीज़ नहीं है। इट कैन बी मैनेज्ड, इट कैन बी इवन मैनेज अप टू 90%, 90 to 95%। लेकिन उसमें ये है कि आपकी कंप्लाइंस, आपकी उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना, उन चीज़ों को देखना जो थेरेपिस्ट ने बताई है, वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि थेरेपी ज़रूरी है। तो अगर वो चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो आप फिर बाद में ये होता है कि वो थेरेपिस्ट को ब्लेम करते हैं, हमने इतने सेशन लिए थे, कहाँ थेरेपिस्ट से पूरा साल सेशन लिए थे, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ है। तो आपने बच्चे के साथ किया, वो क्या किया है वो पेरेंट्स नहीं देखते हैं। तो पेरेंट्स को ज़रा इस लिहाज से अवेयर भी होना चाहिए है, और उनको उन एक्टिविटीज़ पे अमल भी करना चाहिए, उन सारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना चाहिए जो थेरेपिस्ट देता है। तो श्योरली प्रोफेशनल तो हेल्प के लिए ही होते हैं, वो उनकी हेल्प के लिए हैं, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को फिर उसी हिसाब से लेके चलना चाहिए, उन चीज़ों पे अमल भी करना चाहिए जो थेरेपिस्ट बता रहा होता है। जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अपनी ज़ाती जो है एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर थेरेपिस्ट अपना रोल बिल्कुल सही कर रहा है, तो दूसरी अहम चीज़ है जो पेशेंट है, यानी जो इंसान जो है स्टैमर जो है हक़लाता है, उस पे आता है कि वो थेरेपी को किस तरह लेके चलता है, इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन। अगर छोटा बच्चा है, तो वो जो वालिदैन हैं, उन पे वो चीज़ आती है कि उस चीज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंड करें, वो अप्लाई करवाएँ। माहौल नहीं कि उसको वो माहौल दें, क्योंकि जी, जो थेरेपी की बिल्कुल टेक्निक्स हैं, उन पे कमांड कुछ लोग जल्दी कमांड कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो बच्चे को उस पे लेके आना, वो उस पे चलें, उस पे आए कमांड और उसको थ्रू आउट लाइफ़ में अपनी लेके आए, अपनी स्पीच में लेके आए। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल टाइम चाहिए और बहुत कंसंट्रेशन और कमिटमेंट चाहिए। ना सिर्फ़ बिल्कुल पेशेंट की स्टैमिनर की, बल्कि जो उसके आस-पास लोग हैं, जो अगर छोटा बच्चा है, जो उसके वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, जिस माहौल में जा रहा है वो, पूरे 8-9 घंटे बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही उसमें कहा भी है, हर जगह पे बिल्कुल ऐसे ही उसकी है। थेरेपी बिल्कुल को, देखिए, उसकी जो सारे गोल्स हैं उसको हर जगह साथ चलना चाहिए उसके, ताकि वो उनको हर जगह पे फॉलो करे, तो ही उसकी मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं लास्ट में आखिरी में बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ आप जो हैं सजेशंस ये टीचर्स के लिए और जो है वो पेरेंट्स के लिए, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनके ज़हन में कि अच्छा हम बच्चा हमारा स्टैमर करता है, इसकी हमने थेरेपी देनी है, या जो पेरेंट्स थेरेपी ले चुके हैं, या अभी इन प्रोसेस हैं, उन सबके लिए भी। जी, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जैसे ही आप नोट करते हैं अनयूजुअल चीज़ बच्चे की स्पीच में, फ़ौरन हेल्प लें एज़ सून एज़ पॉसिबल। उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करें, कुछ मंथ्स वेट करें, अगर वो डेवलपमेंटली ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना बेहतर ये है कि आप फ़ौरन ही प्रोफ़ेशनल की हेल्प लें जाके। उनको जितना जल्दी दिखाएँगे उतने ही उनकी बेहतर तरीके से थेरेपी भी हो सकेगी और टाइम भी कम लगेगा, उसको रिकवर करने में टाइम कम लगेगा। रिकवरी रेट बेहतर होता है विथ अर्ली इंटरवेंशन। दूसरी चीज़ ये कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि मेडिकेशंस नहीं होती हैं,
तो ज़रा रूल आउट करें कि अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर। आई अगेन से कि मेडिकेशन नहीं है, थेरेपी है। मल्टी विटामिन्स खिलाने की बजाय उनको थेरेपी की तरफ लेके आएँ। और दूसरी चीज़ ये कि प्रोफेशनल्स को भी चाहिए है कि वो गाइड करें कि स्पीच थेरेपी होती है अगर किसी को स्पीच का मसला हो तो, और किसी भी किस्म की थेरेपी या फिर और कोई मेडिसिन इसके लिए काम नहीं करती है। टीचर्स जब नोट करते हैं, टीचर्स भी बुली करने की बजाय बुलिंग कम करें ताकि बच्चे को साइकोलॉजिकल इश्यूज ना शुरू हो जाएं। अगर ये क्लास में उसके साथ बुलिंग हो रही है, उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होगी और उसको दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल डायरी पे लिख दें, पेरेंट टीचर मीटिंग में बताएं कि हाँ आपके बच्चे को ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स नोट ना कर रहे हो लेकिन टीचर्स नोट कर लें। दोनों में से जो भी पहले नोट कर लेता है बच्चे को उसी टाइम पे बता के और उसके लिए बेहतर तौर पे उसका हल तलाश किया जाए कि अब हमने क्या करना है। फिर जब आप आ गए हैं स्पीच थेरेपी में तो थोड़ा इंतज़ार करें, चीज़ों को वक्त दें ताकि वो बेहतर होने की तरफ जाएं। जल्दी नहीं करें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। फिर से वही चीज़ कि आप थोड़ा सा टाइम दें, थेरेपी टाइम लेती है। जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन पे काम करें, उसी तरीके से उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी फिर बेहतर होंगे। अगर फिर वो सारी चीज़ें उस हिसाब से नहीं लेके चलेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि थेरेपी सही नहीं हो रही है। तो क्वैक्स से बचें, प्रोफेशनल्स के पास जाएं, जितना हो सकता है चीज़ों को देखें कि कोई ऐसे ही तो नहीं हमें स्पीच थेरेपी दे रहा, इज दिस अ सर्टिफाइड पर्सन और नॉट। ये चीज़ ज़रूर रूल आउट कर लें। अगर सही पर्सन को टारगेट करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट उसी लिहाज से बेहतर होगा। तो बस ये चीज़ें हैं जो बस देख ली जाएँ तो फिर तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। जी। थैंक यू मिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वेलकम। सेशन बहुत अहम था और हमको आपसे बहुत चीज़ें जो है वो सीखने का मौका मिला। और जो लोग ये सेशन देख रहे हैं और इन फ्यूचर देखेंगे उनको भी इससे बहुत सी अहम बातें पता चलेंगी। और इससे ना सिर्फ जो है उनके अपनी ज़ात को फ़ायदा होगा, उनके बच्चों को, बल्कि जो पूरी जो हमारा मुआशरा है उसके अंदर जो है वो अवेयरनेस फैलेगी। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने आज सेशन के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और मैं जो लोग देख रहे हैं उनको ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके अपने घर में या आपके आसपास किसी को, अगर आप वालिदैन हैं या आप टीचर हैं, तो किसी बच्चे को अगर आप स्टैमर करते हुए देखते हैं, उसे आप हकलाते हुए देखते हैं या लुकनत का शिकार पाते हैं, तो आप उस बच्चे को या उसके वालिदैन को ये बात बताएं कि स्पीच जो है थेरेपिस्ट के साथ राब्ता करें। जैसा मिस ने बात की बिल्कुल। कि जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे उतनी अच्छी और बेहतर रिकवरी होगी। और इससे साथ जो मेंटल इश्यूज या दूसरे जो फिजिकल इश्यूज होते हैं उनसे भी बच्चा जो है वो बच जाएगा और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजार सकेगा। जी, जी। तो शुक्रिया जी, अहमद। और फिर जी, 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 आपका भी थैंक यू, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप पाकिस्तान जी, जी, पाकिस्तान जी, मैं यही स्टैमरिंग कह रही हूँ। जी, जी, से जी, ग्लोबल का शुक्रिया जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स, इतनी अवेयरनेस वीडियोस का थ्रू और हम लोगों को साथ लेके आते हैं, सामने लेके आते हैं। तो थैंक यू अहमद, गुड एफर्ट थैंक यू से मैडम, ग्लोबल की तरफ थैंक से। जी, थैंक थैंक यू जी, यू। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा, मैं अब लास्ट में एक बात करना आप सबसे चाहूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन इस सिलसिले में जो है काम कर रही है। छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ भी और यंग एडल्ट्स के साथ भी जो स्टैमरिंग का शिकार हैं, हम काम कर रहे हैं उनके साथ, ताकि उनको जो है ना सिर्फ मुआशरे में और उनको और उनके पास आसपास जो है वो अवेयरनेस दी जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो है एक जो चीज़ है अहम काम, कि उनको ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को
गुजार सकें। नीचे ये जो बार चल रही है, इस पे हमारा जो है हेल्पलाइन का नंबर भी है, उस पर आप हमसे रब्ता करें और हम आपकी जो है वो मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन पे इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस भी हैं और उसके साथ साथ ग्रुप थेरेपी सेशंस भी हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ आपकी स्पीच पे बल्कि जो आपके मेंटल इश्यूज हैं उस पर काम किया जाता है। तो स्पीच थेरेपिस्ट और माहिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर जो है मिलकर काम करते हैं। तो टिल द नेक्स्ट सेशन अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।